इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो बहुत कॉमन है, स्पेशली इन द यंग पॉपुलेशन। उसमें क्या होता है कि पेशेंट आपके हमारे पास प्रेजेंट करता है कि हमें बाजुकात बहुत ज़्यादा एकदम मोशन लग जाते हैं। स्पेशली जो कॉमन जो है ना अलामत वो ये होती है कि जी मरोड़ उठता है पखाना करने से पहले, कि उसकी जो विजरल मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जो हमारी अंतड़ियाँ हैं उनकी जो मोटिलिटी है ना एट द टाइम ऑफ एग्जाम उनको बहुत ज़्यादा कॉमन, बार बार वॉशरूम जाने की कंप्लेन, पेट दर्द होना, फिर ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन के साथ होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हफ्सा है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, और आई एम प्रैक्टिसिंग इन डॉक्टर्स हॉस्पिटल गुलशन रावी ब्रांच। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो बहुत कॉमन है, स्पेशली इन द यंग पॉपुलेशन। इसकी डिफरेंट तरह की कॉजेज होती हैं। 3-4 जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें आती है कि उसकी जो विजरल मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जो हमारी अंतड़ियाँ हैं उनकी जो मोटिलिटी है ना वो कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट आपके हमारे पास प्रेजेंट करता है कि हमें बाजुकात बहुत ज़्यादा एकदम लूज मोशन लग जाते हैं, या फिर कुछ अरसे बीच में जो है कॉन्स्टिपेशन रहती है, मतलब डायरिया ऑल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट का कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी कॉज हो सकती है, कि वो कोई फूड एलर्जी है उनको, कोई डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, या उनका जो गट का फ्लोरा है उसके अगेंस्ट जो है ना इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब हमारी जो इंटेस्टाइन है, अंतड़ियाँ हैं, उसमें तकरीबन 30,000 किस्म के जो है ना वो बैक्टीरियाज होते हैं, जिसके अगेंस्ट जो है ना हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और उसकी जो है ना वो जो उसकी एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसमें सोजश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बाजू का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट स्पेशली जो कॉमन जो है ना अलामत वो ये होती है कि जी मरोड़ उठता है पखाना करने से पहले, और जब पखाना हम कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और इसके अलावा जो है ना वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसमें सबसे कॉमन है एंग्जाइटी। और ये जो टाइप है ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, वो जो है स्टूडेंट्स में ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स जो भी स्ट्रेस रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम उनको बहुत ज़्यादा कॉमन, बार बार वॉशरूम जाने की कंप्लेन, पेट दर्द होना, फिर ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन के साथ होना, बहुत सारे ब्लोटिंग के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं होती, इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन, एंडोस्कोपी या इस तरह करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली अपने फिजिशियन के पास प्रेजेंट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू योर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको देता है। हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि खतरनाक होती हैं। आईबीएस बीच में सिम्टम फ्लेयर आते रहते हैं, लेकिन अगर आपको ये लगे कि बीच में आपका वजन कम होना शुरू हो गया, आपकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई है, या आपको अपने पेट में कोई गोला सा महसूस, मैस टाइप महसूस होना शुरू हो जाए, या आपको पखानों के साथ खून आना शुरू हो जाए, फिर ये जो आईबीएस है ना ये खतरे की अलामत हमें शो करती है। उस वक्त हमारे लिए एक कैमरे वाला टेस्ट, जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं, वो करना लाजमी हो जाता है। एक और डिजीज इससे मिलती जुलती होती है जिसको कहते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। उसको इससे डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो लेमैन पर्सन है ना वो समझते हैं कि शायद वो हमारा वो वाली बीमारी तो नहीं हो गई। वो बिल्कुल एक डिफरेंट बीमारी है, वो ऑटोम्यून बीमारी है। उसमें 2 तरह की डिफरेंट टाइप्स हैं, एक क्रोन्स है, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है। उसमें पेशेंट को आते खून वाले पखाने हैं, उसमें और एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन होती हैं, लाइक आंखें सुर्ख हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, मुंह में छाले बनते हैं, वजन बहुत कम हो जाता है। उसकी डिफरेंट तरह की मेडिकेशन है, लेकिन उसका डायग्नोसिस भी हम कोलोनोस्कोपी पे बनाते हैं। तो ये जो है ना आईबीएस जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके लिए आप सिंपली जब आपको लगे कि आपको ऐसी अलामत आ रही है लॉन्ग पीरियड के लिए, मोर देन 3 वीक्स हो गए हैं या 3 मंथ्स हो गए हैं, कि आपको डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन है, तो इसके लिए आप अपने फिजिशियन से रुजू करें, उनके पास जाएं, उनको बताएं ये सिम्टम्स है, वो आपको सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट देंगे। बाज़-औक़ात हम इकट्ठी ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम डायरिया कंट्रोल करते हैं और हस्ब ज़रूरत कब्ज़ के लिए भी आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। उसके अलावा पेन कम की जाती है और एंग्जाइटी के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं कि नहीं, हमें तो कोई एंग्जाइटी नहीं है, हम तो ये नहीं मतलब लेंगे, लेकिन समझना ज़रूरी है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की वजह से स्टिमुलेंट हो जाती है। बहुत सारे जो गट स्टिमुलेट होती है उसको एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन दे के ही ठीक किया जा सकता है, जिनको हम एंटी एसएसआरआईज कहते हैं।